Students, in the previous lecture, I have told you that today we have to start electric field. Till now, we have studied the electrostatic force between the two charges, how it is calculated by the help of the Coulomb's law. Now the electric field. Any charge applies a force on the other charge near about it. The effect of the charge in term of the electrostatic force मीन्स किसी भी चार्ज का अपने चारों तरफ एक फोर्स के रूप में प्रभाव जो होता है, उसी प्रभाव को हम एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है कि द स्पेस सराउंडिंग about the electric charge in which any other charge experiences a force. किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, उसके चारों तरफ का जो फील्ड है, वो रीजन है, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आए तो उस चार्ज के द्वारा उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस पर एक फोर्स लगे, तो उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. डेफिनेशन याद हुई है. द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which any other charge Q naught experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. यानी कि किसी चार्ज Q के चारों तरफ का वो स्पेस कि इसमें कोई दूसरा चार्ज Q नॉट आए तो इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लगे, इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और यह इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक फैलता है. हो सकता है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे घटता जाए, बट कोई इसकी बाउंड्री नहीं है निश्चित. इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी. जिसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिसके फील्ड की बात कर रहे हैं, दैट Q इज नोन एज सोर्स चार्ज. और जिसको रखकर हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. मीन्स Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज एंड Q इज द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, यह प्रभाव कितना होगा, इट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now how the intensity of the electric field is defined? If Q is the source charge, then in the field if we take a point P, at this point what is the strength of the effect of this force? What is the intensity of the electric field produced at this point P? It can be defined as the intensity of electric field at any point is defined as the ratio of force F acting on a positive test charge Q naught placed at that point and the magnitude of the test charge Q naught. Means the force acting on the charge Q naught placed at point P, this charge should be positive. The force acting on this charge Q naught is F, then the ratio of F and Q naught is said to be the intensity of electric field. It can also be said as the force acting per unit positive charge at that point is known as intensity of electric field. If E is the intensity of electric field, then it is given by E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught. E से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लिमिट Q naught tends to 0 यहाँ इसलिए लिखा जा रहा है कि यह Q naught बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटा कि यह लगभग 0 के बराबर हो. यहाँ लिखा गया देखिए, लिमिट Q naught tends to 0 means टेस्ट चार्ज Q naught should be very small
सच दैट देयर इज नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू Q0। क्योंकि हम इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां निकाल रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इस Q0 की अपनी भी कुछ इंटेंसिटी हो सकती है, तो यह इतना छोटा होना चाहिए कि इसकी खुद की इंटेंसिटी नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो इन कंपैरिजन टू दैट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो यह बहुत छोटा लिया जाना चाहिए, इतना छोटा कि एकदम नगण्य हो, शून्य के बराबर हो। तो E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0 होता है। यह लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 केवल डेफिनेशन के लिए लिख रहे हैं, जनरली हम F अपॉन Q0 लिखते हैं। यहां से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर F अपॉन Q0। क्लियर है, ये समझ में आ रही बात। इसी फॉर्मूले से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, N/C इस तरह से सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है। इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F का डायमेंशन रखेंगे mLT-2, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, पहले हम देख ही चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो mLT-3 A-1। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स से डिफाइन हो रही है। तो फोर्स से डिफाइन होने का मतलब है कि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो E भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0। यानी Q0 टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। इस तरह से हम यहाँ एक क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इफेक्ट होता है, एक रीजन होता है जिसमें कोई भी अन्य चार्ज अपना एक प्रभाव महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, और वह प्रभाव किसी भी पॉइंट पर कितना होता है, इट इज गिवन बाय द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय E, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड द डेफिनेशन इज गिवन हियर। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे एक सबसे आसान सिस्टम ऑफ चार्ज से, जिसको एक पॉइंट चार्ज कहते हैं। एक पॉइंट चार्ज के सिस्टम का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उसी के द्वारा हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कई चार्जेस से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाल लेंगे। लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके लिए कंसीडरेशन ले लेते हैं पहले। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, कूलम प्लेस्ड एट O पॉइंट पर ये रखा गया है। देयर इज अ पॉइंट P डिस्टेंट R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है, एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेना होता है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालेंगे और फिर इसको इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब इस Q0 पर इस Q के कारण जो फोर्स लग रहा है वह कूलम्स लॉ से लिखा जा सकता है। लेट अस अज्यूम ए टेस्ट चार्ज Q0 पॉजिटिव एट पॉइंट P। According to Coulomb's law, the electric field on Q0 is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square। यह वैक्यूम में लिया जा रहा है, चार्ज को अभी हम वैक्यूम में लिए हैं, क्योंकि जब वैक्यूम में लेते हैं तो यहाँ 1 upon 4 pi epsilon naught होता है। यदि किसी मीडियम में लेते हैं तो यहाँ K का मल्टीप्लाई हो जाता है, K epsilon naught हो जाता है, जहाँ K उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो अभी हम वैक्यूम की बात करें तो यहाँ 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q0 upon R square। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है। ऊपर से हम F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, नीचे Q0 से ऊपर ये Q0 कट जाएगा। E इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। तो E इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, that is the electric field intensity due to a point charge at distance R। It only depends upon the source of charge Q। यह केवल जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस सोर्स चार्ज की Q की वैल्यू पर
डिपेंड करता है और उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस r पर डिपेंड करता है। यदि हम इसे किसी मीडियम में लेंगे तो मैंने पहले ही बताया आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह k इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r स्क्वायर, जहाँ k उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। मान लीजिए एक सोर्स चार्ज है q, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस q, इस O से इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए है r, ये QO है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है यह है r, OP वेक्टर। अब यदि ये चार्ज प्लस होता है तो इस पर रिपल्सन लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। यदि ये चार्ज माइनस Q होता है तो इस पर अट्रैक्शन लगेगा तो चार्ज इधर होगा। ये चार्ज हमेशा r के अलोंग होगा। तो इस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब हम देते हैं तो इसमें यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर r की तरफ होगा। अब यह यदि प्लस Q होगा तो यह प्लस आएगा तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स आएगा। यदि यहाँ माइनस Q चार्ज होगा तो ये निगेटिव आएगा, वेक्टर निगेटिव आएगा तो वेक्टर r के ये अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये चार्ज यदि पॉजिटिव है तो यह r के डायरेक्शन में होगा फोर्स, यदि निगेटिव है तो इस r के अपोजिट होगा। यानी कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। अब यदि हमें कई चार्जेस से फोर्स निकालना हो q1, q2, q3, कई चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 निकाल लेते हैं और इस E1, E2, E3 इन सब का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। जैसा कि हम पहले फोर्स में किए थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एनी पॉइंट P ड्यू टू मैनी चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन। जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उनका वेक्टर सम कर देते हैं। इस तरह से हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैनी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं ये एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। यह इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ हम करते हैं तो ये लाइंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को शो करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को भी बताता है और उसके डायरेक्शन को भी बताता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है Q, इसका चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें यदि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्री छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए तो यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। यानी कि यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि फ्री छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए तो यह जैसे जैसे मूव करे वैसे वैसे हम लाइंस खींचते जाएं, कर्व खींचते जाएं तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती हैं। मतलब डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड along which a force isolated unit positive charge moves, along which a free isolated unit positive charge move। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बनाए जाते हैं जैसे ऐसे कोई फ्री आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। वो जैसे मूव करे वैसे हम लाइंस खींचते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये आइसोलेटेड एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हम कहीं भी प्लस Q चार्ज रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये बाहर की तरफ जाएगा रेडियली। तो इसकी लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। ये एरो आपको इसके डायरेक्शन को बता रहा है। इसकी लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह से आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए, कोई ये नेगेटिव है, कोई प्लस चार्ज रखेंगे तो अंदर की तरफ आएगा रेडियली, तो इसकी लाइनें रेडियली इनवर्ट हो जाएंगी, एरो अंदर की तरफ दिखाया गया है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ बने हुए हैं।
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल हैं और अपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से चार्ज रिपेल होगा और इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, तो चार्ज ऐसे मूव करेगा, तो लाइन ऐसी खींचेंगी, यानी इस तरह से आएंगे, ये भी प्लस घूम के ऐसे यहाँ पर आएगा फिर एंटर करेगा। तो यह दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के लिए है, दो सिमिलर चार्जेस के लिए पॉजिटिव, दो सिमिलर चार्जेस के लिए नेगेटिव। इस तरह से यह कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस के एग्जाम्पल यहाँ बने हुए हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई जाती हैं। अब ये कैसे नेचर को बताती हैं, इसके नेचर को जानने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ये लाइंस आपको समझ में आ गई, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी लाइंस वास्तव में नहीं होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई लाइंस ऐसी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को बताती हैं। आइए हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें इसके साथ हम इसके नेचर को कैसे पता करते हैं वो बताएंगे। यहाँ देखिए पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा पीछे, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा एंटर करती हुई हैं बनती हैं, यानी कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में खत्म होंगी आगे। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई लाइन है इलेक्ट्रिक लाइंस, इसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट कोई ड्रॉ करते हैं, यह टेंजेंट इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। यानी कि जैसे जैसे लाइन एक कर्व लेगी, किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो वहां पर खींचे गए टेंजेंट से ही हम उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इस तरह से यह दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी, नो टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ इट डू सो देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट वन पॉइंट which gives two direction of the electric field which is impossible। कहने का मतलब है कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। इस तरह से यदि ये काटेंगी तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट इस लाइन पे बनेगा और दूसरा टेंजेंट इस लाइन पे बनेगा। तो यदि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे और ये दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को बताएंगे, और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए तीसरी प्रॉपर्टी लिखी गई है, नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ इट डू सो, यदि ये ऐसा करती हैं देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट वन पॉइंट विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। Now the relative closeness of lines of force express the relative strength of the electric field। अलग अलग जगहों पर जो लाइंस खींची जाती हैं, इन लाइंस में क्लोजनेस, जहां लाइन ज़्यादा क्लोज होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक होती है, जहां कम क्लोज होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे हम यहाँ देखें पीछे के एग्जाम्पल में, ये चार्ज के पास लाइंस नज़दीक नज़दीक हैं और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होता है क्योंकि वहाँ आर कम होता है, और चार्ज से जैसे दूर हटते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता रहता है। यहाँ भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नज़दीक हैं और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं लाइंस की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसकी क्लोजनेस जो होती है वो इसके स्ट्रेंथ को बताती है। वेयर द लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, where the line are rarer to each other the electric field strength is less। These lines have tendency to contract in length, it explains attraction। और sixth है, these lines have two tendency to separate perpendicular to these length which explains repulsion। ये लेंथ के अलॉन्ग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंथ के परपेंडिकुलर ये सेपरेट होती हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह लेंथ के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसको हम ऐसे करेंगे दूर, ये लाइंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएंगी, पास आती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जबकि इस लाइन के लेंथ के परपेंडिकुलर ये क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, यहाँ एक दूसरे से सेपरेट होती जाती हैं।
यानी कि यदि ये लेंथ, लाइन की लेंथ ऐसे है तो ये इसके अलोंग हमेशा लाइंस क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या होंगी, सेपरेट होंगी इस तरह से। यह लाइन के अलोंग कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और लाइन के परपेंडिकुलर सेपरेट होने का मतलब है यहाँ रिपल्सन लग रहा है। यह अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है और यह रिपल्सन को एक्सप्लेन करता है। इस तरह से ये फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती हैं, और ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को बताती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं, उसके डायरेक्शंस को बताती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लेंगे। इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, वाई टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वी रीजन। उसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, इस रीजन को आप दे सकते हैं। इस तरह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ नई क्वांटिटी डिफाइन होती है जो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बताती है। इन नोट्स को आप लिख लेंगे। हम इसके बाद अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे।